आज बीए पार्ट सेकेंड ईयर के सेकेंड पार्ट में हम महाकाव्य युग का अध्ययन करेंगे। महाकाव्य युग से अभिप्राय रामायण और महाभारत के युग से है। रामायण को आदि काव्य माना जाता है। रामायण आप सभी जानते हैं, रामायण आदि काव्य के रूप में जाना जाता है, जिसकी रचना की थी महर्षि वाल्मीकि। इसको नोट करें, महर्षि वाल्मीकि। और वेद व्यास महाभारत हमारा दूसरा महाकाव्य, जिसकी रचना की थी वेद व्यास ने। ये दोनों महाकाव्य हमारे भारतीय जीवन में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब इनकी रचना काल के बारे में बताएंगे। इन दोनों महाकाव्यों की रचना कब हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रचना काल छोटे क्वेश्चंस में भी आता है। रचना काल अर्थात इनकी रचना कब की गई। ऐसा माना जाता है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रामायण की रचना की गई। और अपने इस स्टेटमेंट को या इस मत को महान इतिहासकार विल्टर मिथ्स ने प्रस्तुत किया है। और इसी प्रकार से महाभारत की रचना भी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती है। और इसके वर्तमान स्वरूप तक पहुंचने में दोनों ही महाकाव्यों को काफी समय लगा। अब देखिए, इन दोनों ग्रंथों में या इन दोनों महाकाव्यों में तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन किया गया है। हम सभी जानते हैं, रामायण में आदर्श पुरुष के रूप में श्री राम को और आदर्श पुत्र के रूप में भी श्री राम को इंगित किया गया है। इसके साथ साथ आप देखिएगा, एक आदर्श भाई के रूप में लक्ष्मण का वर्णन किया गया है। तो जो नैतिकता के विभिन्न स्वरूप थे हमारे सामाजिक जीवन के, उसका विस्तृत वर्णन इस महाकाव्य में किया गया है। ठीक इसी प्रकार से हम जानते हैं, महाभारत का युद्ध जो है वो काफी बृहद स्तर पर लड़ा गया था। लेकिन ऐसा माना जाता है यह युद्ध धर्म की स्थापना को लेकर के किया गया था। और उस समय में हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे राजनीतिक स्थिति या भारत की राजनीतिक दशा। भारत की राजनीतिक स्थिति। इस बात से आप लोग भली भांति परिचित हैं। आज हम राजनीतिक व्यवस्था के रूप में जहाँ प्रजातंत्र को देखते हैं, यदि हम प्राचीन काल में और मध्य युग में देखें तो हमारा राजतंत्र शासन व्यवस्था थी। राजतंत्र में हम सभी जानते हैं, राजा सर्वे सर्वा होता है। और इस महाकाव्य युग से पहले भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। मैंने पहले भी, जब हम मध्यकालीन भारत का इतिहास का अध्ययन कर रहे थे लास्ट क्लास में, तो मैंने बताया था हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था। जिस विशाल अखंड भारत को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। और उसके बाद ये स्थिति पुनः अखंडता की बनी मुगल शासकों के समय में। और इससे पूर्व यदि हम देखें तो महाकाव्य युग में भी बड़े बड़े राज्यों का गठन किया गया था। इसमें आप कुछ नाम लिख सकते हैं, जैसे काशी, मगध, अंग, कौशाम्बी। ये विशाल राज्य स्थापित उस समय किए गए थे। और इन राज्यों में शक्तिशाली राजाओं द्वारा शासन किया जाता था। और ये राजा जो थे वो अब दिग्विजय की नीति का पालन करते हैं। और दिग्विजय की नीति का पालन करने के पश्चात जब ये विजयी होते थे तो बड़ी बड़ी उपाधियां भी धारण करते थे, जैसे महाराजाधिराज, जैसे चक्रवर्ती, जैसे सम्राट। और इन उपाधियों के साथ साथ इन्होंने विशाल राज्यों को स्थापित किया। अब आप देखिए, पहले भी हम इस चीज को बता चुके हैं कि जब भी हमारे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन की व्याख्या की जाती है, जब एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनकी व्याख्या करना स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो मैंने फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों को बताया था कि जब इस तरह का टॉपिक आता है तो हम उसमें से कुछ पॉइंट्स निकालें। जैसे सर्वप्रथम हम राजनीतिक स्थिति का जब वर्णन करें तो राजा राजतंत्र में सर्वे सर्वा होता था। तो पहला आप टॉपिक इसमें पॉइंट लिखेंगे, राजा। राजा पूरे प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता था। और इस पूरे प्रशासनिक ढांचे का वही सर्वे सर्वा होता था। लेकिन महाकाव्य युग
देखें तो राजा स्वेच्छाचारी और निरंकुश नहीं था, क्योंकि इस समय तक धर्म शास्त्रों के अनुसार ही शासन किया जाता था। उस कंडीशन में राजा नैतिकता का विशेष ध्यान रखते थे। समस्त प्रजा को राजा अपनी प्रजा के समान मानता था और प्रजा भी अपने राजा को सम्मान दिया करती थी। जहां राजा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता था, वहीं प्रजा भी राजा और राज्य के प्रति जो उसके कर्तव्य होते थे उनका निर्वाह किया करते थे। अब इसके बाद आप देखिएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया विशाल साम्राज्य गठित किए गए थे, तो स्वाभाविक है कि अकेले राजा के द्वारा उस विशाल साम्राज्य या राज्य को शासित करना संभव नहीं था। तो निश्चित रूप से उसकी सहायता के लिए मंत्री परिषद होगी। तो आप इसमें दूसरा टॉपिक लिख सकते हैं, मंत्री परिषद। ठीक है, अब मंत्री आज भी हम देखते हैं प्रजातंत्र में भी यही है कि एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, जिसमें विभिन्न मंत्री अपने अपने विभागों के अनुसार अपना कार्यभार संभालते हैं और शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब देखिएगा, कुछ एक आप मंत्रियों के नाम भी लिख सकते हैं, जैसे पुरोहित, युवराज, सेनापति, दुर्गपाल, दंडपाल आदि। ठीक है, इस तरह से आप देखिएगा विभिन्न विभागों के मंत्री अपना अपना कार्यभार संभालते हुए अपने विभागों का भली भांति संचालन किया करते थे। अब इसकी कुल संख्या को, यानी मंत्रियों की कुल संख्याओं को लेकर के रामायण और महाभारत में अलग अलग अपना स्टेटमेंट दिया गया है। जैसे रामायण के अंदर, क्योंकि ऐसा माना जाता है रामायण की रचना महाभारत से पहले हुई थी, तो रामायण में आप देखिएगा रामायण के अंदर कुल ऐसे 18 मंत्रियों का या 18 विभागों का उल्लेख किया गया है, जबकि दूसरी तरफ हम महाभारत में देखें तो ऐसे 36 विभागों का उल्लेख किया गया है जो राजा को सहायता दिया करते थे, और इन विभागों को तीर्थ कहा जाता था। इसको भी आप नोट करेंगे, इन विभागों को तीर्थ कहा जाता था। और इस प्रकार ये विभाग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को या अपने अपने कर्तव्यों को पूरा करके राजा को अपना भरपूर सहयोग प्रदान करते थे, जिससे समस्त राज्य में समृद्धता आए और राज्य सुखी और समृद्ध बने। इसमें राजा के साथ साथ इन मंत्रियों का भी महत्वपूर्ण योगदान हुआ करता था। अब इसके बाद हम करेंगे सामाजिक जीवन। नेक्स्ट पॉइंट आप डालेगा सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन, जिस प्रकार से हमने राजनीतिक जीवन के कुछ पॉइंट्स करे थे, उसी प्रकार से सामाजिक जीवन को भी यदि हम कुछ पॉइंट्स के अंदर विभाजित करके पढ़े तो निश्चित रूप से आपको व्याख्या करने में, अपने पॉइंट्स को क्लियर करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। उसमें सबसे पहले आता है वर्ण व्यवस्था। आप पहला पॉइंट इसमें डालेंगे वर्ण व्यवस्था। जैसा हम सभी जानते हैं, मनु ने सामाजिक जीवन को, सामाजिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से ये वर्ण व्यवस्था लागू की थी। वर्ण क्या है, वर्ण कितने हैं, इसको आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। हमारे समाज में जो वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी उसमें कुल 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण थे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वर्ण व्यवस्था में जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त था वो ब्राह्मणों को था। सर्वोच्च स्थान पर ब्राह्मण विराजमान थे और इन ब्राह्मणों के द्वारा अध्ययन अध्यापन का कार्य कराया जाता था। लेकिन हम कभी कभी देखते हैं, हम ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ ये वर्ण व्यवस्था थोड़ी सी हमें अलग दिखाई प्रतीत होती है।
उदाहरण के लिए महाभारत में यदि हम देखें, गुरु द्रोण और गुरु कृपाचार्य दोनों ही जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने क्षत्रिय वर्ण का वर्ण किया था, क्योंकि उन्होंने सैनिक संचालन और सैनिक शिक्षा देने का कार्यभार संभाला था और उन्होंने कौरव और पांडवों को द्रोणाचार्य के द्वारा एक जो उचित रूप से एक सैनिक शिक्षा दी जाती है, शस्त्र संचालन की जो शिक्षा दी जाती है या जो शस्त्र विद्या सिखाई जाती है, वो शस्त्र विद्या गुरु द्रोण के द्वारा सिखाई गई थी। और जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो गुरु द्रोण और गुरु कृपाचार्य दोनों ही कौरवों के पक्ष में पांडवों के विरुद्ध लड़े थे। इसी तरह से आप देखिएगा, यद्यपि क्षूद्रों की स्थिति काफी निम्न मानी जाती थी और महाकाव्य युग से पहले यदि हम देखें तो क्षूद्रों का समाज में काफी हीन या निम्न स्थान था, लेकिन महाकाव्य युग में इनकी स्थिति में काफी परिवर्तन देखने को मिलता है और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है विदुर। विदुर जो कि जन्म से क्षूद्र था, लेकिन महाराजा धृतराष्ट्र के द्वारा उसे अपने महामंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। तो ये बात इसको या ये उदाहरण इस बात को स्पष्ट करता है कि महाकाव्य युग में शूद्रों की स्थिति जो थी उसमें काफी सुधार हुआ था। दूसरा वर्ण जहाँ कहते हैं क्षत्रिय वर्ण, तो क्षत्रिय वर्ण का प्रमुख दायित्व या उनका कर्तव्य हुआ करता था समाज और राज्य को सुरक्षा प्रदान करना। ऐसा माना जाता है कि अधिकांश राजा जो थे वो अपने इस दायित्व को निर्वाह करते थे और राजा अधिकांश थे क्षत्रिय वर्ण के ही माने जाते थे। वैश्य वर्ण व्यापार वाणिज्य का काम करता था और समाज की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में वैश्य वर्ण की महत्वपूर्ण भागीदारी हुआ करती थी। इसके बाद आप देखिएगा, दूसरा महत्वपूर्ण आपका बिंदु आता है इसमें स्त्रियों की दशा। स्त्रियों की दशा वैदिक काल में आपने पढ़ा भी था। वैदिक काल के अंदर महिलाओं को शिक्षा के पर्याप्त अधिकार प्राप्त थे और कई महिलाएं विदुषी महिलाओं के रूप में हमारे सामने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है और हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास को सुशोभित करती है। उदाहरण के लिए लोपामुद्रा, घोषा, विश्ववाला, अपाला ऐसी विदुषी महिलाएं थी जिन्होंने अपने विद्वता से शास्त्रार्थ में बड़े बड़े ऋषि मुनियों और विद्वानों को भी परास्त किया था। लेकिन महाकाव्य युग में यदि हम देखें, वैदिक युग से उसकी तुलना करें तो स्त्रियों की स्थिति में सुधार होने की अपेक्षा उसमें गिरावट आई थी। लेकिन जहाँ तक शिक्षा का संबंध है, जो उच्च परिवार और राज परिवार की महिलाएं थी उनको शिक्षा प्राप्त करने के पर्याप्त अधिकार दिए गए थे। जैसे उदाहरण के लिए कौशल्या, तारा, इन दोनों ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। महिलाओं को आप देखिएगा, हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों आप पढ़ चुके। पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। अब स्त्री जो थी या महिला जो थी उसको धर्म, अर्थ और काम का प्रतीक माना जाता था। हम सभी जानते हैं हमारे भारतीय जीवन में जो परंपरा रही है, जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष माना जाता है और ये माना जाता है जब तक व्यक्ति अपने इन 3 पुरुषार्थों को एडॉप्ट नहीं करता है या इनके अनुसार जीवन यापन नहीं करता है तो उसको अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं हो पाती है। तो इस दृष्टि से भी यदि हम देखें, यदि महिलाओं की स्थिति महाकाव्य युग में बहुत अच्छी नहीं थी तो महिलाओं की स्थिति को खराब या हीन भी पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता। फिर आप देखिएगा, सामाजिक जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आता है। अगले पॉइंट के रूप में आप लिखेंगे, पहला पॉइंट आपका हो गया वर्ण व्यवस्था, दूसरा पॉइंट आपका हो गया स्त्रियों की दशा और तीसरे पॉइंट के रूप में हम महिलाओं की इस स्थिति में पढ़ेंगे विवाह प्रथा। विवाह प्रथा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय समाज में, भारतीय परंपरा में हमारे धर्म
शास्त्रों में 16 संस्कारों का उल्लेख किया गया है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जब शिशु गर्भ में आता है तब से लेकर के उसकी मृत्यु तक हमारे यहाँ 16 संस्कारों की पालना की जाती है और उन 16 संस्कारों में विवाह संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम इस विवाह प्रणाली को या इस विवाह प्रथा को किस प्रकार समझेंगे महाकाव्य युग में। आप देखिएगा हमारे यहाँ बहु विवाह प्रथा प्रचलित थी। बहु विवाह प्रथा से अभिप्राय है एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक विवाह करना। यदि हम जनरली देखें तो एक आदमी आज के समय में यदि एक से अधिक विवाह करता है तो उसे सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं माना जाता। लेकिन यदि हम प्राचीन समय की बात करें, स्पेशली इन महाकाव्य पीरियड, तो आप देखिएगा ये जो बहु विवाह किए जाते थे वो किसी शौकिया रूप में नहीं किए जाते थे, वरन इनका उद्देश्य राजनीतिक और धार्मिक भी होता था। जैसे मान लीजिए एक राजा अपने पड़ोसी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहता है बजाय युद्ध के, तो उसमें उसके लिए ये एक अच्छा उपाय, अच्छा मार्ग होता था कि वो अपने पड़ोसी राज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करे। तो इस तरह से जहां युद्ध की परिस्थितियां उपस्थित हो जाती थी, कई बार वो मैत्रीपूर्ण संबंधों में परिवर्तित हो जाती थी और इससे दोहरा लाभ भी होता था। राज्य की सीमाओं के विस्तार में जिस राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए जाते थे वो राज्य उस राजा को अपना पूर्ण सहयोग, सैनिक सहायता प्रदान किया करता था। तो खाली अपने शौक को पूरा करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि कभी कभी राजनीतिक संबंधों को बढ़ाने, युद्ध को रोकने के लिए भी विवाह किए जाते थे। ठीक इसी प्रकार से धार्मिक दृष्टि से भी ये विवाह मतलब बहु विवाह किए जाते थे। यदि हम देखें, कई बार ये देखने में आता है कि बहुत से राजा निसंतान होते थे। यदि उनकी पहली पत्नी का स्वर्गवास हो जाता था या उनकी पहली पत्नी संतान उत्पन्न नहीं कर पाती थी, तो ऐसी स्थिति में राजा धर्मानुसार दूसरा विवाह कर सकता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अपनी पहली पत्नी के प्रति अपने नैतिक दायित्वों को पूरा नहीं करता था। तो इसलिए अपने मोक्ष के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, क्योंकि राजा जैसा आप देखिए युधिष्ठिर है, उन्होंने राष्ट्रीय अश्वमेध यज्ञ किया, श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, तो ये यज्ञ पूरा करने के लिए स्त्री की आवश्यकता होती थी। तो इस कंडीशन में यदि उसकी पहली पत्नी नहीं रहती थी या किसी भी प्रकार से शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग हो जाती थी, तब अपने धार्मिक कार्यों को, धार्मिक अनुष्ठानों को, यज्ञों आदि को पूरा करने के लिए उसे दूसरा विवाह करना पड़ता था और पुत्र के बिना मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं मानी जाती थी। तो चौथा पुरुषार्थ यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए भी ये विवाह किए जाते थे यदि उनकी स्त्री उन्हें पुत्र प्राप्त नहीं करवा पाती थी। तो इन दशाओं में यदि हम देखें, बहु विवाह प्रणाली जो है वो धार्मिक उद्देश्यों से भी उस समय प्रचलन में थी। एक महत्वपूर्ण प्रथा और आती है सती प्रथा। सती प्रथा आप अच्छे से जानते हैं। यदि इसको मानवीय दृष्टि से देखा जाए तो सती प्रथा का स्वरूप जो है वो काफी विभत्स है। सोचने भर से ही दिमाग में, हमारे शरीर में सिहरन उठ जाती है कि कोई एक जीवित स्त्री किस प्रकार अपने पति के शव को लेकर के अग्नि में बैठ जाती है। लेकिन हम यदि सती प्रथा को देखें महाकाव्य युग में, तो इसके उदाहरण अवश्य मिलते हैं। जैसे महाराज पांडु की पत्नी माद्री ने पांडु के स्वर्गवास के बाद अपने पति के साथ सती होना स्वीकार किया था। किंतु सबसे अच्छी बात यह है कि सती होने में उस समय किसी प्रकार की बाध्यता नहीं थी। स्त्री या पत्नी की स्वेच्छा पर इसको रखा जाता था। तो आप देखिए, ये निश्चित है कि उस समय में जब माद्री का उदाहरण हम पढ़ते हैं तो ये कि सती प्रथा प्रचलन में थी, लेकिन किसी भी प्रकार से बाध्यता नहीं थी। फिर इसी प्रकार से आप देखिएगा पर्दा प्रथा। उस समय में यदि हम देखें, हमारे यहाँ पर्दा प्रथा का
प्रॉपर रूप से नहीं था, या आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर्दा प्रथा प्रचलित ही नहीं थी, क्योंकि अधिकांश राजाओं के साथ उनकी रानी, महारानी, पटरानी सब दरबार में उपस्थित हुआ करती थी जब राजा राज दरबार लगाया करते थे। तो इस प्रकार के उदाहरण हमें नहीं देखने को मिलते हैं कि उस समय स्त्रियों को पर्दे में रखा जाता था। ये बात अलग है कि हर स्त्री को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार नहीं था। जो औपचारिक शिक्षा है उसकी व्यवस्था उनके लिए घर पर ही कर दी जाती थी। उन्हें नृत्य, संगीत आदि की शिक्षा भी दी जाती थी, और जो इच्छुक महिलाएं हैं उन इच्छुक महिलाओं को ज्योतिष आदि, शास्त्र आदि की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी, लेकिन राज परिवारों तक ही ये सीमित थी। आम जन में इस प्रकार की सुविधाएं नहीं दी जाती थी। तो यदि हम ये देखें, पर्दा प्रथा यदि होती तो निश्चित रूप से महिलाओं का बाहर निकालना संभव नहीं होता और उन्हें इस प्रकार के शिक्षा प्राप्ति के अधिकार नहीं मिलते। तो बेशक बहुत अच्छी दशा स्त्रियों की नहीं थी, लेकिन स्त्रियों की दशा को हम महाकाव्य युग में खराब या हीन भी नहीं कह सकते। इस सामाजिक जीवन के बाद हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है आर्थिक जीवन। ठीक है, जिस प्रकार से हमने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में बिंदु बनाए थे, अपने इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए, अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, वही क्योंकि आपको लास्ट क्लासों में मतलब फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस है उसमें भी मैंने निरंतर बताया है कि आप जो बड़े बड़े पैराग्राफ लिखते हैं, रखते हैं, उससे सिर्फ आप पेज भर सकते हैं, आप उससे अच्छे नंबर नहीं ले सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपने उस पॉइंट को क्लियर करने के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स बनाइए, उनको समझिए, फिर उनको एक्सप्लेन करिए। तो हम पुनः उसी परिपाटी पे चलते हैं। अर्थ जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। आप सभी जानते हैं अर्थ से अभिप्राय है धन, और हम सभी जानते हैं बिना धन संबंधी क्रियाओं को जीवन में किए मनुष्य अपनी आजीविका का संचालन ठीक प्रकार से नहीं कर सकता। आप बहुत भली भांति परिचित है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह से कृषि पर आधारित है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ रही है, और हमारी कृषि जो है वो पूरी तरह से मानसून पर डिपेंड है और मानसून पर ही डिपेंड रही है। तो इसके बावजूद भी हमारे यहाँ जो प्रमुख व्यवसाय रहे हैं वो रहे कृषि और पशुपालन। तो आप पहला पॉइंट डालेंगे आर्थिक जीवन में कृषि और पशुपालन। और आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में इसको भी कि हमारे कृषि की शुरुआत कैसे हुई थी, किस तरह से आदि मानव जब अपने हथियार बनाने के लिए तो पत्थर रगड़ रहा था तो उससे चिंगारी निकली, आग का आविष्कार हुआ। जब वहाँ के जंगल साफ हो गए तो वहां पर मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ करा। अभी तक मनुष्य जिन पशुओं को मार करके खाता था, शिकार किया करता था, अब उन्हीं पशुओं को वो पालने लगा, और धीरे धीरे कृषि के साथ साथ पशुपालन भारत के दूसरे महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में प्रस्तुत हुआ, और अपनी एक व्यक्ति को उसकी आजीविका चलाने में कृषि और पशुपालन दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। अब देखिए, जब हम कृषि करते तो एक सीधी सी बात आ जाती है कि उस समय किन किन चीजों की पैदावार की जाती थी, अब प्रमुख फसलें कौन सी थी। तो आप इसमें ही कृषि और पशुपालन में ही आप पॉइंट डाल सकते हैं प्रमुख फसलें। जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोग इस तरह से पॉइंट निकालिए और उनको एक्सप्लेन करें तो अच्छा रहेगा। जो प्रमुख फसलें हैं कौन कौन सी थी, जनरली आप देखिएगा यही गेहूं, जौ, चावल हमारे यहाँ उत्पादित किए जाते थे, सब्जियां, फल आदि इनका उत्पादन भरपूर मात्रा में होता था। हम सभी जानते हैं जो गंगा का दोआब का क्षेत्र है, हमारी भूमि बहुत फर्टाइल रही है और कृषि उत्पादन हमारे यहाँ काफी अच्छा रहा है। तो हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें उत्पादित की जाती थी और उन्हीं के द्वारा
एक बड़ी आमदनी संपूर्ण राज्य को हुआ करती थी। इसके बाद आप देखिएगा पशुपालन। पशुपालन में गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि पाले जाते थे और उन्हीं के माध्यम से उन पर आधारित विभिन्न उद्योग भी चलाए जाते थे। इसके बाद आप देखिएगा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आपका आएगा व्यापार और वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य में सर्वप्रथम व्यापार किन किन मार्गों से किया जाता था, क्या क्या व्यापारिक सुविधाएं थी, उसका वर्णन आप व्यापार और वाणिज्य में करेंगे। जैसे व्यापार स्थल और समुद्र मार्ग दोनों से होता था। राज्य के द्वारा इन व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए जाते थे और पूरा सहयोग भी राजा के द्वारा इन व्यापारियों को दिया जाता था। व्यापार अंतर्देशीय भी होता था और व्यापार अंतरराज्यीय भी हुआ करता था। विभिन्न राज्य आपस में एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा किया करते थे। इसके बाद आप देखिएगा अगला पॉइंट आपके उद्योग धंधे। उस समय कौन कौन से उद्योग धंधे थे, तो फसलों पर आधारित या कृषि और पशुपालन पर आधारित विभिन्न उद्योग धंधों का संचालन उस समय किया जाता था। अगले पॉइंट में आप देख सकते हैं प्रमुख कर कौन से थे, कर की क्या व्यवस्था थी। प्रमुख कर, और ये कर जो है वो राज्य की आय के प्रमुख स्रोत हुआ करते थे, लेकिन राजा के द्वारा अपनी प्रजा पर उतनी ही प्रतिशत में या उसी औसत में कर लगाए जाते थे जिसको एक साधारण किसान भी आसानी से अपने राज्य अपना राजा को दे सके। तो कर जो है वो आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख आधार होते थे और राज्य की आय का प्रमुख साधन होते थे, लेकिन राजा कभी भी करों की अति नहीं करते थे। यहाँ तक आप देखिएगा अकाल आदि के समय में राजा द्वारा या राज्य के द्वारा किसानों को भरपूर सहयोग भी दिया जाता था। उन्हें ऋण की सुविधा कराई जाती थी, उन्हें सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जाते थे। इस प्रकार से राजा और प्रजा महाकाव्य युग में हम देखें तो दोनों एक दूसरे को सहयोग करते थे, अपने अपने कर्तव्यों का पालन किया करते थे। आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। घर में रहिए।